हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला पर। आज हम BNS 2023 यूनिट थर्ड लेकर आए हैं, क्योंकि यूनिट फर्स्ट और जो सेकंड थे उसके क्वेश्चन हम पहले ही करवा चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। और हमने विधि शास्त्र भी पूरी 5 यूनिट कंप्लीट कर दी है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी हमने करवा दिए हैं। वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सदोष मानववध क्या होता है? यह हत्या की कोटि में कब आता है? आपराधिक मानववध कब होता है? संहिता की धारा 101 के सभी अपवाद लिखिए तथा पहले अपवाद की विस्तार से व्याख्या कीजिए। प्रत्येक हत्या सदोष मानववध है, परंतु प्रत्येक सदोष मानववध हत्या नहीं है। व्याख्या कीजिए। सदोष मानववध एक वंश है तथा हत्या इसकी जाति है। हत्या एवं सदोष मानववध में अंतर बताइए। ठीक है, देखिए, शरीर के प्रति कारित किए जाने वाले अपराध को सर्वाधिक गंभीर अपराध सदोष मानववध एवं हत्या है। ठीक है, जो शरीर होता है अपना, उस शरीर के प्रति जो सबसे गंभीर अपराध होते हैं ना, जो कारित किए जाते हैं, जो करे जाते हैं, ठीक है, वो होता है सदोष मानववध। सदोष मानववध क्या होता है? दोष रहित, दोष दोष युक्त मानववध, मतलब दोष के साथ, सोच के साथ एक युद्ध, एक वध किया जाता है ना, उसको बोलते हैं सदोष मानववध। हत्या आप सभी को बताइए, मर्डर जिसको बोलते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 100 एवं 101 में आपराधिक मानववध एवं हत्या की परिभाषा दी गई है। ठीक है, BNS 2023 100 धारा 100 है, धारा 100 है, उसमें सदोष मानववध के बारे में बताया गया है, और जो धारा 101 है उसमें हत्या के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 100 में सदोष मानववध अर्थात आपराधिक मानववध की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिसे मृत्यु कारित हो जाना संभव हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि संभवतः कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, तो वह आपराधिक मानववध का अपराध करता है। मतलब क्या कह रहा है? मतलब जो कोई व्यक्ति मृत्यु करने के उद्देश्य से कोई शारीरिक क्षति करता है, ठीक है, जिससे उसको पता हो कि भाई संभवतः या संभावना है कि इसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक, या यह ज्ञान रखता है कि जो वह कार्य कर रहा है उससे मृत्यु हो सकती है, ठीक है, ऐसा कोई कार्य करके मृत्यु कर देता है, तो वह आपराधिक मानववध का अपराध करता है। इस प्रकार मृत्यु कारित करने के आशय से, मतलब इसका मतलब क्या है? मृत्यु कारित करने का, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना जिससे मृत्यु का होना संभव है। कोई कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देना आपराधिक मानववध होता है। आई बात समझ में? मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा, उसको ज्ञान है, उसको पता है कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, इससे इसकी मृत्यु हो सकती है, संभवतः इसकी मौत हो जाएगी, फिर भी वो वह काम कर रहा है, तो वो मानव आपराधिक वध कहलाएगा। उदाहरण के लिए, कै एक गड्ढे में लकड़ियां व घास इस आशय से बिछाता है कि इससे वह मृत्यु कारित करे, या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि इसके द्वारा मृत्यु कारित हो, यह विश्वास करते हुए कि यह भूमि सुदृढ़ है, मतलब यह भूमि समतल है, यह पक्की है, खै उस पर चलता है। ठीक है, जो खै है उसको थोड़ी पता है भाई कि उसने खड्डा कर रखा है, लकड़ियां बिछा रखी है, तो कई ये सोच के चलता है कि भाई भूमि एकदम समतल है और सुदृढ़ है, उसमें गिर पड़ता है और मर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कह है वो आपराधिक मानव वध का दोषी माना जाएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, जो कह है वो एक गड्ढा खोदता है,
उसमें लकड़ियाँ बिछाता है और घास डाल देता है उसके ऊपर से। उसको पता है, कै को पता है कि भाई जो भी इस गड्ढे से गुजरेगा वो इसमें गिर के मर जाएगा, और वो ये चाहता है कि खै मर जाए। तो उसने क्या करा, गड्ढा करा और उस पर लकड़ियाँ बिछा दी और घास बिछा दी। तो खै उधर से आ रहा है, तो खै के मन में तो ये है भाई समतल भूमि है, ठीक है। तो वो चल रहा है, लेकिन वो आगे जाके उस खड्डे में गिर जाता है और मर जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सदोष, मतलब दोष से युक्त प्रणाली दिमाग की। तो वहाँ पे जो क्या होता है, उसको आपराधिक मानव हत्या का, मानव वध का अपराध माना जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं, तो एग्जाम्पल छोड़ो, आगे देखते हैं। आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। मृत्यु कारित करने के आशय से कोई कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देना। पहला तत्व क्या है, मृत्यु कारित करने के आशय से, मतलब उसके दिमाग के अंदर उस व्यक्ति को मारने की मनसा चल रही है और उस मनसा के द्वारा वो कोई कार्य कर रहा है और उससे मृत्यु हो जाती है, तो वह इसका आपराधिक मानव मृत्यु का दोषी पाया जाएगा। शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभव तो हो, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देना। अब ठीक है, दूसरा तत्व क्या है, किसी व्यक्ति को ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना जिससे जो वो कर रहा है उसको पता है कि मैं इसको मारूंगा तो ये यहाँ पे मर जाएगा, और फिर उसको वही क्षति कारित करता है जिससे वह मर जाता है। तो वह व्यक्ति जो मार कर रहा है वह आपराधिक मानववध कहलाएगा, ठीक है। ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु हो जाना संभव हो, ठीक है, वो चीज सेकंड तत्व आ जाएगी। थर्ड, यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभव है कि वह उस कार्य से मृत्यु, क्या कह रहा है, उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देना, ठीक है। मतलब उसके नॉलेज में ये चीज़ है, अगर मैं ये काम कर दूंगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो काम कर देता है, तो भी वो क्या हो जाएगा, वो इसके आवश्यक तत्व होते हैं। इस संबंध में घनश्याम बनाम स्टेट का एक अच्छा प्रकरण है। पत्नी द्वारा संभोग से इनकार कर दिए जाने पर पति जो अभियुक्त था ने उसके सीने में वेधन किया। वेधन मतलब उसको जोर से मुक्का मारा उसके सीने के अंदर, ठीक है, मतलब उसको धक्का दिया, फिर उसको मुक्के मारा जोर से, ठीक है, किया। जो नैराश्य, क्षणिक आवेश वह क्रोध का परिणाम था, ठीक है। क्षणिक आवेश में होता है तुरंत उसको गुस्सा आ जाना, मतलब उसी पल में वो एकदम आग बबूला सा हो गया। निराश्य मतलब तो बुरी मनसा से, ठीक है। और क्रोध आप लोग जानते हैं, गुस्सा, तो उसको बिल्कुल गुस्सा आ गया, उसी क्षण पे गुस्सा आ गया और बुरी विचार आने लग गए मन में, तो उसने एक घुसा मारा खींच के, ठीक है, सीने पे मारा जोर से खींच के, अभियुक्त। और उसी वजह से जो उसकी पत्नी थी उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, ठीक है। तो जो अभियुक्त होता है उसको आपराधिक मानव वध का दोषी माना गया। क्यों माना गया, क्योंकि जो वह काम कर रहा है उससे उसको पता था कि भाई अगर मैं इसे पिटाई करूंगा, इसे मारूंगा, तो संभावना है कि मेरी जो पत्नी है इसकी डेथ हो सकती है, फिर भी उसने वो काम किया, इसलिए फिर उसको सदोष मानव, आपराधिक मानव वध का दोषी माना गया, ठीक है। इसी प्रकार एक और प्रकरण है, इसमें देखिए, माधव बनाम स्टेट के मामले में अभियुक्त एवं मृतक के बीच झगड़ा हो जाने पर क्रोधित अभियुक्त ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और मृतक के सीने में बर्दे से प्रहार किया, ठीक है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त को आपराधिक मानव वध का दोषी माना गया, ठीक है। अब माधव बनाम स्टेट के मामले में भी ये बताया गया है कि जो दो पक्ष हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी युद्ध कर रहे हैं, मतलब लड़ाई कर रहे हैं। तो जो ए होता है उसको पता है कि अगर मैं गुस्से में आ गया, उसका ए का जो मानसिक संतुलन खराब हो गया, उसको सब कुछ पता है भाई, वो फाइट हो रही है, गुस्सा हो रहा है, तो उसने बी के जोर से वेधन किया, सीने में मारा उसने, बर्दे मतलब जो बर्दा वो नहीं होता क्या, जैसे जो लकड़ी का हत्था होता है, कुहाड़ी का हत्था होता है, या फिर जो बांसा होता है, ठीक है, उस बर्दे से उसके सीने पे जोर से प्रहार करा, ठीक है, और प्रहार करते ही जो बी था उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है।
ठीक है। तो अभियुक्त ए को अपराधी मानव वध का दोषी माना गया। क्यों? क्योंकि जो उसका जो विचार था, उसका जो मन में पहले ही भावना आ चुकी थी कि अगर मैं ऐसे बी को मारूंगा तो संभावना है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसको पता भी था। तो उसने जानबूझकर ये काम किया था, तो इसलिए वह सदोष आपराधिक मानव वध का दोषी पाया गया। ठीक है, ये तो हो गया आपराधिक सदोष आपराधिक मानव वध। अब देखते हैं हत्या क्या होती है। संहिता की धारा 101 में हत्या की परिभाषा दी गई है। पहली, कतिपय अपवादित दशाओं को छोड़कर। ठीक है, अपवाद मतलब जो अपवाद हैं उन दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है यदि कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। ठीक है, हत्या क्या होती है? देखो, पहली बात तो ये होती है, जो हत्या वह होती है जो क्या होता है कि उसके मन में ऐसी भावना होती है, संभावना होती है कि इंटेंशन होता है उसका कि भाई इसको मेरे को मारना है, और फिर वह उसको मार देता है। तो ये होती है पहली अवस्था। ठीक है, पहली परिभाषा। दूसरी क्या होती है? यदि वह ऐसी सारी क्षति कार्य करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति के मृत्यु कार्य करना संभव है, जिसको ये अपहानि कार्य की गई है। ठीक है, दूसरी क्या बोलती है परिभाषा कि ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना, मतलब उसके शरीर को ऐसा नुकसान पहुंचाना कि जो अभियुक्त है उसको पता होता है भाई अगर मैं इसको यहाँ चोट मारूंगा, इसको ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाऊंगा तो संभावना है कि इसकी मौके पर ही मौत हो जाएगी, फिर उसको हत्या बोलते हैं। ठीक है, तीसरी, यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो, शारीरिक क्षति जिसके कार्य करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में कार्य करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कार्य करने के लिए पर्याप्त हो। अब तीसरी परिभाषा क्या करी है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसी शारीरिक क्षति कार्य करने का आशय हो। ठीक है, ऐसी शारीरिक क्षति करने का आशय हो जिसे कार्य करने से प्राकृतिक तौर पर मृत्यु कारित होना पर्याप्त हो। मतलब भाई जो प्राकृतिक जो नेचुरल तरीका होता है जो हत्या करने का, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऐसी शारीरिक क्षति कारित करता है जो प्राकृतिक कारण हो, जो प्राकृतिक तौर पर हत्या करने के लिए पर्याप्त हो, तो वह भी हत्या की परिभाषा में आ जाएगा। ठीक है, चौथी परिभाषा क्या होगी? यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना संकटपूर्ण है कि संभावना है कि वह मृत्यु कार्य कर ही देगा, ऐसी सारी क्षति कर देगा जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, और वह मृत्यु करने पूर्व क्षति करने के जोखिम उठाने के लिए किसी प्रति हेतु के बिना ऐसा कार्य करे। ठीक है, चौथी अवस्था क्या होता है कि कोई व्यक्ति है और उसको पता है कि पूरी पूरी संभावना है कि अगर मैं ऐसा काम कर दूंगा, ऐसी सारी क्षति कारित कर दूंगा, तो 100% श्योर है कि इस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाएगी। ठीक है, और फिर भी वह उस क्षति को कारित करता है उस जोखिम को उठाते हुए, बिना प्रति हेतु के, मतलब बिना डिफेंस के, तो फिर ऐसा कार्य करने वाला भी हत्या का दोषी माना जाएगा। इस प्रकार ऐसा कार्य जो हत्या करने के आशय से किया जाए और जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित होना अति संभाव्य हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। कै ख की मृत्यु कारित करने के आशय से उस पर गोली चलाता है। ठीक है, जो कै है वो ख की मृत्यु कारित करने के आशय से गोली चलाता है, क्योंकि कै को संभावना है कि अगर मैं ख पे गोली चलाऊंगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो ख की मौत हो जाती है, तो कै ख की हत्या का दोषी माना जाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। कै यह जानते हुए ख ऐसे रोग से ग्रस्त है कि संभावना है कि एक प्रहार उसकी मृत्यु कारित कर दे, शारीरिक क्षति करने के आशय से उस पर आघात करता है और ख की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो कै है यह जानता है कि ख ऐसे रोग से ग्रस्त है
कि अगर उसके ऊपर मैं एक प्रहार कर दूं तो संभावना है कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो फिर कै ने उसके ऊपर ख के ऊपर संभावना से कै ने ख के ऊपर आघात कर दिया, मतलब प्रहार कर दिया, उसको मार दिया, लकड़ी से मारी उसके सिर में। ठीक है, तो ख की मौके पर ही मौत हो जाती है। तो यहाँ पर जो कै है वह हत्या का दोषी पाया जाता है। ठीक, अब इसके आवश्यक तत्व देख लेते हैं भाई, हत्या करने के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होने चाहिए। मृत्यु कायरत करने का आशय होना चाहिए पहली बात तो, मतलब उसके दिमाग में, उसके मन में से इंटेंशन होना चाहिए भाई मेरे को उसको मारना है। पहला तत्व तो ये हो गया। हत्या का पहला आवश्यक तत्व है मृत्यु कायरत करने का आशय। आशय मतलब क्या होता है? इंटेंशन, कि मन में भावना होनी चाहिए। कै नामक अभियुक्त एक झोपड़ी के बाहर ताला लगा देता है। ठीक है, जो कै है वह एक झोपड़ी के बाहर ताला लगा देता है ताकि बाहर के लोग उसे खोल न सकें। ठीक है, झोपड़ी में मृतक कै सोया हुआ था। कै झोपड़ी में आग लगा देता है जिससे कै की मृत्यु हो जाती है। यहाँ कै का आशय कै की मृत्यु कैद करने का था। आर विकल्प का मामला था। मतलब मृत्यु कैद करने का आशय मतलब क्या, जो कै है उसके मन में ये आशय था कि भाई मैं कै को मारना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसने एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी के ताला लगा दिया ताकि बाहर के लोग अंदर ना जा सकें। और उसको पता था कि भाई कै अंदर सो रहा है, और उसको ये भी पता था कि अगर मैं झोपड़ी में आग लगा दूंगा तो संभावना है कि कै की मौत हो जाएगी, क्योंकि वो ताला लगा दिया, ताला से बाहर भी नहीं आ पाएगा, न लोग अंदर जा पाएंगे उसको बचाने के लिए। तो फिर यहाँ पे जो कै है वो आग लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कै को कै का हत्या का दोषी पाया जाता है। मृत्यु संभावित करने वाली शारीरिक क्षति का अर्थ करना। दूसरा तत्व क्या हो गया? ऐसी शारीरिक क्षति का अर्थ करना जिससे मृत्यु होने की 100% संभावना हो। हत्या का दूसरा आवश्यक तत्व है अभियुक्त द्वारा इस आशय से शारीरिक क्षति का अर्थ किया जाना जिसके बारे में वो जानता है उसे मृत्यु का अर्थ होना संभव है। ठीक है, यहाँ उल्लेखनीय हत्या के लिए कोई औजार, उपकरण, अस्त्र शस्त्र निर्धारित नहीं है। हत्या किसी भी औजार, उपकरण, अस्त्र शस्त्र से कारित की जा सकती है। हत्या विष देकर भी की जा सकती है। ये उदाहरण कौशल्या देवी का। फिर तीसरा तत्व क्या हो गया? प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त होने वाली सारी क्षति कारित करना। अब प्रकृति के मामूली क्रम क्या है प्राकृतिक तौर पर, वो देख लेते हैं। देखिए, हत्या का तीसरा आवश्यक तत्व है अभियुक्त द्वारा कोई कार्य इस आशय से सारी क्षति कारित किया जाता है जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, मतलब प्राकृतिक तौर पे क्या होता है, भाई किसी का भाई गला दबा रहा है प्राकृतिक तौर पे, तो संभावना है कि अगर वो गला दबाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। किसी ने उसके मुंह पे और नाक पे टेप चिपका दिया तो उसको पता है कि भाई उसको संभावना है कि उसको भाई सांस नहीं लेगा तो मृत्यु हो जाएगी, नेचुरल सी बात है। ठीक है, कोई पेशेंट है वो अस्पताल में एडमिट है और किसी ने आके उसके ऑक्सीजन पाइप को बंद कर दिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन पाइप बंद करने से उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और फिर उसके मौके पर डेथ हो जाएगी। तो ये प्राकृतिक मामूली सा कारण है कि भाई नॉर्मल सी बात है, अगर मरीज को ऑक्सीजन नहीं दोगे आप तो उसकी डेथ हो जाएगी, ये बताया गया है। तीसरा आवश्यक तत्व है अभियुक्त कोई कार्य इस हादसे से सारी क्षति कार्य करता है जो प्राकृतिक मामूली अनुक्रम में मृत्यु कार्य करने के लिए पर्याप्त हो। उदाहरण, कैक है के मुंह पर प्लास्टर चिपका देता है और प्लास्टर को एक रुमाल से बांध देता है। खे के नाक में क्लोरोफॉर्म युक्त एक रुई डाल देता है जिससे हाथ पैर बांध उसे गले में नाले में डाल देता है जिससे उसकी मृत्यु का अर्थ हो जाती है। क्या हत्या का दोषी है? भाई नॉर्मल सी बात है, अगर आप किसी व्यक्ति का मुंह बांध दोगे, हाथ बांध दोगे, पैर बांध दोगे और नाक में एक क्लोरोफॉर्म रुई डाल दोगे, चलो ठीक है, और फिर उसको उठा के नाले में डाल दोगे, तो नॉर्मल सी बात है कि भाई वो मरेगा, क्योंकि हाथ पैर बांध दिए तो उसको तैर नहीं पाएगा, तो वह डूब के मर जाएगा। तो ये कै को हत्या का दोषी माना गया। ठीक है, अब देखते हैं भाग 4 तत्व कौन सा है। देखिए, ऐसा कार्य जिससे मृत्यु का अर्थ होना अधिसंभाव्य हो, मतलब बहुत संभावना हो कि इस कार्य के द्वारा तो मृत्यु हो ही जाएगी, ऐसा कार्य करना। हत्या का चौथा आवश्यक तत्व है ऐसा कार्य किया जाना जिससे मृत्यु हेतु अधिसंभाव्य हो, उसका कोई प्रति हेतु मतलब क्या होता है, एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, मतलब कि 100% संभावना होनी चाहिए कि हाँ इसकी डेथ हो जाएगी, इसकी मृत्यु का अर्थ हो जाएगी, कोई भी 1% भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। उदाहरण, कै नामक अभियुक्त यह कहता है कि वह लोगों को संदेश से निरापद कर सकता है
और इसी परिणाम स्वरूप ख को एक सर्प से कटवाता है। ठीक है, जो क है वो अभियुक्त को यह कहता है कि भाई मैं तुम्हें, जो सांप खाएगा ना तुम्हारे को, जो सांप डसेगा, मैं उससे तुम्हें बचा लूंगा, ये दावा करता है। और इसी परिणाम स्वरूप वह ख को एक सर्प से कटवा देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क हत्या का दोषी है। अब ठीक, जो क है वह लोगों को वह अभियुक्त को ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास एक ऐसी दवाई है, ठीक है, मेरे पास सांप के जहर का तोड़ है कि अगर तुम्हें सांप खाएगा तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। ठीक है, तो क्या को 100% अधिक संभावना है कि भाई ख मरेगा और मैं उसको बचा लूंगा। फिर इसी परिणाम स्वरूप वो ख को सांप से कटवाता है। ठीक है, लेकिन जो उसकी दवाई है वो काम नहीं करती है और ख की मृत्यु हो जाती है। तो फिर क को हत्या का दोषी माना जाएगा। इसी प्रकार क ख की मृत्यु कैद करने के आशय से उसके सिर पर प्रहार करके उसे 5 चोटें पहुंचाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। क हत्या दोषी है क्योंकि चोटों से मृत्यु कैद होना अधिक संभाव्य है। इसी प्रकार जो क है वो ख के सिर में 5 चोटें देता है। उसको पता है एक चोट से नहीं मरेगा दूसरी मर जाएगा, दूसरी से नहीं मरेगा तीसरी से मर जाएगा, तीसरी से नहीं मरेगा चौथी चोट से मर जाएगा, चौथी चोट से नहीं मरेगा 5वीं चोट से मर जाएगा। तो इस प्रकार उसने 5 चोटें उसके सिर में कैद करी और फिर परिणाम स्वरूप ख की मौत हो गई। तो फिर क को हत्या का दोषी माना गया। ठीक है, जगदीश प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में। अब देखते हैं आपराधिक मानव वध कब है, कब हत्या है, और आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है। प्रत्येक आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, किंतु प्रत्येक हत्या आपराधिक मानव वध है, या आपराधिक मानव वध एक वंश है तथा हत्या इसकी एक जाति है। अब इसको देख लेते हैं। देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 101 में हत्या की परिभाषा के साथ कुछ अपवाद दिए गए हैं। इन अपवादों के कई कारण निकलते हैं, जैसे हत्या आपराधिक मानववध का गंभीर रूप है। ठीक है, जो हत्या है वो आपराधिक मानववध का गंभीर रूप है। इन अपवादों के कारण प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। क्या कह रहा है? इन अपवादों के कारण प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। जो अपवाद दे रहा है, बता रहा है, ये प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध नहीं है, किंतु प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। यो कह सकते हैं कि इन अपवादों के अभाव में प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या है। मतलब इन अपवादों को छोड़कर प्रत्येक मानववध है वो हत्या है। इन अपवादों को छोड़कर, अपवाद कौन से हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे। आपराधिक मानववध एक वंश है। ठीक है, आपराधिक मानववध एक वंश है, जबकि हत्या इसकी एक जाति है। मतलब जो आपराधिक मानववध का जो स्कोप है ना, वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, उसमें सब कुछ आ जाता है। और जो हत्या है ना, उसकी एक जाति है। जैसे एक समाज होता है, एक वंश होता है, उस वंश में बहुत बड़ा वंश होता है, उस वंश में एक छोटी सी जाति होती है। उसी तरह आपराधिक मानव वंश में आपराधिक मानववध एक वंश है और हत्या उसकी एक जाति है। ठीक है, ये बात इसमें समझाने की कोशिश कर रहा है। अब के पद्मनाभ बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अब निर्धारित किया गया है कि आपराधिक मानववध एक जाति है, जबकि हत्या एक उपजाति है। सभी हत्याएं आपराधिक मानववध में होती है। बिल्कुल सही बात है, होती है ना, लेकिन सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। ठीक है, अब अपवाद देखते हैं क्या। फर्स्ट अपवाद, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। ठीक है, यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कायद कर दे, या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल दुर्घटनावश कायद कर दे। अब इसमें क्या कर रहा है, देखो कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसको भड़का दिया जाता है, उसको उत्तेजित कर दिया जाता है। ठीक है, उसकी उत्तेजना में आकर वह किसी व्यक्ति को गंभीर चोट कायद कर देता है। ठीक है, मृत्यु कर देता है। तो किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल व दुर्घटनावश कायद कर देता है। तो ये एक अपवाद हो गया गंभीर एवं अचानक प्रकोपन का।
ठीक है, तो वो वहाँ पे डिफेंस में कह सकता है कि भाई मेरे को किसी के द्वारा उकसाया गया था, इसलिए मैंने ये काम कर दिया। इस प्रकार आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि मृत्यु गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के अधीन की जाए, लेकिन यह आवश्यक है कि ऐसा प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रति हेतु के इशिप्त न हो, स्वेच्छा प्रकोपित न हो। ठीक है, क्या बोल रहा है ये भाई, जो किसी व्यक्ति के द्वारा वध किया जाता है ना, तो उसकी इच्छा से नहीं होना चाहिए, उसके मन में विचार नहीं होना चाहिए कि भाई मैं इसको मारना चाहता हूँ, तब तो वह डिफेंस में ले सकता है, बच सकता है। ऐसी किसी बात द्वारा न दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। ठीक है, तो ये इसके अपवाद हैं। उदाहरण से समझ में आएगा अच्छे से। अभियुक्त कै अपनी पत्नी ख को पड़ोसी ग के साथ संभोग करते हुए देख लेता है और उसी समय वह ख और ग को गोली मार देता है। इसे गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के अंतर्गत किया गया कृत्य माना गया। ठीक है, जो क था उसने अपनी पत्नी ख को ग के साथ देख लिया और उसी समय उसने ख और ग को गोली मार दी। तो जो गोली मारने का जो कारण था वो क्या था? गंभीर एवं अचानक प्रकोपन। ठीक है, उसका दिमाग खराब हो गया, उसने गुस्से में, उसने आवेश में, उसने क्षणिक बिना कुछ सोचे समझे उसने उनको शूट कर दिया। तो फिर उसको इस आधार पर वहाँ पे उसको हत्या का दोषी नहीं माना गया। इस संबंध में के.एम. नानावटी बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का एक अच्छा मामला है। इसमें यह बताया गया है कि गंभीर एवं अचानक प्रकोपन एक अच्छा अपवाद है, लेकिन इसका लाभ केवल तभी प्राप्त किया जाता है जब अभियुक्त को अपना मानसिक संतुलन ठीक करने का समय न मिले। तो ये डिफेंस जब भी काम आ सकता है जब अभियुक्त का जो मानसिक असंतुलन है ना, वो ठीक करने का समय न मिले। अब दूसरा अपवाद देखते हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग। देखिए, आपराधिक मानव हत्या नहीं है यदि आपराधी शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावपूर्वक पिलाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे, पूर्व चिंतन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि करना आवश्यक हो उससे अधिक अपहानि करने के किसी आशीष के बिना उस व्यक्ति मृत्यु कैद कर दे, इसके विरुद्ध प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो। अब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार क्या है? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी में उसको अधिकार दे रखा है, भाई ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, और अन्य व्यक्ति कोई भी आता है तो उसमें ट्रेसपास नहीं कर सकता, तो क्या क्या उस पर अपनी प्रॉपर्टी पूरा अधिकार है। तो रात को 12-1 बजे क्या होता है कि वहाँ पे कोई व्यक्ति है वो ट्रेसपास करता है, कोई चोरी करने के लिए आता है, तो जो क्या होता है उसको वह मारने की कोशिश करता है ख, जो ख चोर है और कै यहाँ पे मालिक है। तो जो उसको मारने की कोशिश करता है तो फिर बाद में जो क्या होता है वो बिना पूर्व चिंतन के, बिना उसको मारने की इच्छा के उसके ऊपर हमला कर देता है। उसके मन में ऐसी भावना नहीं है उसको मारने की, उसको मन में ऐसी फीलिंग्स नहीं है कि भाई उसको क्षतिकारक करे, बट वो अपने बचाव के तौर पर उसके ऊपर हमला कर देता है और हमले में ख की मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ पर उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करना मिल जाएगा। जैसे ख ख को चाबुक मारने का प्रयत्न करता है, लेकिन इस प्रकार नहीं कि ख को गौर प्रतिकारक हो जाए। ठीक है, जो क है वह ख को चाबुक मारने का प्रयत्न करता है, लेकिन इस तरह से नहीं मारता कि उसको जोर से चोट लग जाए, नुकसान हो जाए उसका। ख एक पिस्तौल निकाल लेता है, ठीक है, और क हमले को चालू रखता है। ख एक पिस्तौल भी निकाल लेता है उसको मारने के लिए, लेकिन जो क वो हमले को चालू रखता है। ख सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करते हुए कि वह अपने को चाबुक लगाए जाने से किसी अन्य साधन द्वारा नहीं बचा सकता, गोली कै का वध कर देता है। ख हत्या का नहीं अपितु आपराधिक मानव वध का दोषी माना जाएगा। ठीक है, जो कै ये सोचता है कि भाई, ख ये सोचता है कि भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बचने का, तो उसने गोली निकाली और उसने कै को शूट कर दिया। तीसरा बात यह, लोक सेवक द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग में अतिरेक करना आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए या लोक सेवक को मदद देते हुए जो लोक न्याय की अग्रता में कार्य कर रहा हो
उस विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए और ऐसा कार्य करके जिसे वह विधिपूर्ण ऐसे लोक सेवा के नाते कर्तव्य सम्यक निर्वहन के लिए आवश्यक होने का सद्भावना पूर्व विश्वास करता है, उस व्यक्ति के प्रति जिसकी मृत्यु कारित की गई हो वे मनुष्य के बिना मृत्यु कारित करे। मतलब ये कह रहा है लोक सेवक क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो पुलिस होती है, जो फौज होती है, जो एजेंट होते हैं, जो आईबी होती है, अगर कोई व्यक्ति इनकी मदद करता है, ठीक है, या फिर जो खुद लोक सेवक ही होता है वो किसी व्यक्ति को बिना क्षतिकारक किए उनको पकड़ने के लिए जाते हैं और फिर वो व्यक्ति उन पर हमला कर देते हैं, तो फिर उन्होंने डिफेंस में अब उन पर हमला किया, पर जबकि उनका मोटिव तो नहीं था उनको गोली मारने का, उनकी हत्या करने का, लेकिन हो जाता है, तो फिर वो वहाँ पे आप हत्या के नहीं आपराधिक मानवता के दोषी माने जाएंगे। पुलिस अधिकारी द्वारा एक व्यक्ति को चोरी के संदेह में गिरफ्तार किया गया। वह व्यक्ति पुलिस की परीक्षा से बच निकलने के लिए पुलिस वाहन से कूदता है। पुलिस अधिकारी उसे रोकने का कोई अन्य उपाय नहीं था, उस पर गोली चलाता है जो किसी अन्य व्यक्ति को लग जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अभियुक्त को अपराधी मानव का दोषी माना गया, न कि हत्या का। आई बात समझ में? मतलब पुलिस मुलजिम को लेके जा रही है, तो मुलजिम पुलिस से बचने के लिए उनकी गाड़ी से कूद निकलता है और वो भाग रहा है, और पुलिस को ये लगता है कि भाई हम इसको नहीं रोक सकते हैं, तो पुलिस वाला अधिकारी जो गोली बंदूक निकालता है और उसको शूट करने की कोशिश करता है। इसी दरमियान वो गोली किसी अन्य व्यक्ति को लग जाती है और उसकी मौके पर मौत हो जाती है। तो जो पुलिस अधिकारी है उसको हत्या का नहीं, उसको आपराधिक मानववध का दोषी माना गया। अब वह देखते हैं 4, अचानक झगड़ा। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि मानववध अचानक झगड़ा जनित आवेश तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई पूर्व चिंतन के बिना, देखो पूर्व चिंतन के बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना, क्रूरतापूर्ण अप्रिय कृति से कार्य किए बिना किया गया होता है। मतलब अचानक झगड़ा हो जाता है, उनके मन में ऐसा कोई विचार नहीं है कि हम इसकी हत्या कर दें, इसका मर्डर कर दें, लेकिन वो गुस्से में हो जाता है, उसको बोलते हैं अचानक झगड़ा। दो पक्षों में अचानक झगड़ा हो जाने से उनमें से किसी एक व्यक्ति को अभियुक्त द्वारा किसी घातक हथियार से चोट कारित हो जाती है जिससे वो मर जाता है। अभियुक्त को आपराधिक मानववध का दोषी माना गया, न कि हत्या का। ठीक है। जहाँ अभियुक्त एवं मृतक दोनों भाई हो, उनके बीच लंबे समय से मुंडा चल रहे हों, वहाँ दोनों में किसी बात को लेकर अचानक झगड़ा हो जाए, अभियुक्त द्वारा मृतक के सिर में चाकू से वार कर उसकी मृत्यु कर दी जाए, वहाँ अभियुक्त धारा 300 के चौथे अपवाद का लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा। चौथे अपवाद में प्रयुक्त असम्यक लाभ से अभिप्राय अनुचित लाभ से है। ठीक है। अब देखते हैं अपवाद 5, सहमति द्वारा मृत्यु कैद करना। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कैद की जाए 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए अपनी सहमति से मृत्यु होने सहन करे या जोखिम मृत्यु का जोखिम उठाए। ठीक है। सहमति द्वारा भी अगर आप किसी की मृत्यु कर देते हो तो वह हत्या नहीं मानी जाएगी। जैसे एक पत्नी अपनी पुत्र की मृत्यु के कारण अत्यंत दुखी रहती है, वह अपने पति से बार बार प्रार्थना करती है कि वह उसे मार डाले। एक दिन जब पत्नी सोई हुई थी, पति उसे मार डालता है। पति को आपराधिक मानववध का दोषी माना गया। आपराधिक मानववध कब हत्या होता है, इस विषय पर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में वीरेंद्र प्रसाद का एक अच्छा प्रकरण है। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि आपराधिक मानववध हत्या है यदि निम्नांकित 2 शर्तें पूरी हो जाती है तब। और 2 शर्तें कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए हैं। यह कि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित हो जाती है मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो। मतलब पहली बात क्या होगी, उसके मन में ऐसी इंटेंशन होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए कि मैं जो शारीरिक क्षति कारित कर रहा हूँ ना उससे उसकी 100% मृत्यु हो जाएगी। उसके मन में, उसके दिल में, उसके दिमाग में ये विचार होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैं इसको मारने के लिए काम कर रहा हूँ, तब वो आपराधिक मानव हत्या में बदल जाएगी। दूसरा का तत्व क्या होना चाहिए, दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए, वह सारी क्षति ऐसी हो जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। और जो सारी क्षति कारित कर रहा है ना वो ऐसी होनी चाहिए जो प्राकृतिक तौर पर मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। प्राकृतिक तौर पर कैसे भाई, मान लो
ए ने बी के सिर पे जोर से लठ्ठी मारी और बी वहीं पे मर गया, तो ये प्राकृतिक कारण पर्याप्त था उसको मारने के लिए, क्योंकि सिर पर जिसकी चोट लग जाती है वो मर जाता है। ठीक है, इसी प्रकार ए ने अपनी पत्नी बी को जोर से उसके सीने पे मुक्का मारा और सीने पे मुक्का मारने से जो उसकी हार्ट बीट थी वो फेल हो गई और वो मर गया वहीं, वो मर गई वहीं की वहीं। तो ये एक प्राकृतिक कारण पर्याप्त है कि उसको हत्या करने के लिए उसने ऐसी सारी सती कार्य करी। तो ये दो शर्तें हैं जो अगर किसी प्रकरण में जो आपराधिक मानव हत्या का प्रकरण है अगर उसमें पाई जाती है तो उसको हत्या का दोषी माना जाएगा, आपराधिक मानव वध का नहीं। ठीक है। मृत्युदंड अत्यंत विलक्षण प्रकृति के मामलों में दिया जाना चाहिए। ठीक है, जो मृत्युदंड है, जो डेथ ऑफ पेनल्टी है, पेनल्टी ऑफ डेथ है, ये अत्यंत रेयर केस में देना चाहिए, मतलब विलक्षण मामलों में देना चाहिए, जो बहुत सबसे खतरनाक मामले तो उनमें देना चाहिए। संपत्ति के मामलों में पत्नी की हत्या विलक्षण प्रकृति का मामला नहीं कहा जा सकता। ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए किसी पत्नी की हत्या करना ये मामला विलक्षण प्रकृति का मामला नहीं हो सकता। दंड के निर्धारण में अभियुक्त बुरे आचरण पर विचार करना उचित नहीं है। आपराधिक मानव वध और हत्या में अंतर क्या क्या है वो देख लेते हैं भाई। देखो, मृत्यु कैद करने का आशय से है, मृत्यु कैद करने के आशय से किया गया हो वो तो कहलाती है हत्या। यदि वह ऐसी क्षति कैद करने के आशय से किया गया जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कैद करना संभव है और उसको हानि कैद करता है, मतलब उस व्यक्ति को पता है कि अगर मैं इसको कुछ सारी क्षति कैद करूँगा तो संभावना है कि इसकी मौके पर मौत हो जाएगी, तो वो होगी हत्या। और आपराधिक मानववध क्या हो गया? ऐसी सारी क्षति कैद करने के आशय से जिससे मृत्यु कैद हो जाना संभाव्य हो। ठीक है, उसको पता नहीं है, मतलब हो जाए, मतलब संभावना है कि वो मर सकता है लेकिन वो श्योर नहीं है, उसके मन में ऐसी इंटेंशन नहीं है, वो तो हो जाएगा आपराधिक मानव वध। दूसरा, यदि वह किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षति कैद करने के आशय से किया गया हो, वह सारी क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कैद करने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, ऐसा कार्य करना जो प्रकृति मामूली अनुक्रम में पर्याप्त हो मरने के लिए, मारने के लिए। ठीक है, यह ज्ञान रखते हुए कि संभावना है कि उस कार्य से मृत्यु कार्य कर दे, ये ज्ञान रखना भाई, संभव है वो मृत्यु कैद कर दे। हत्या, यदि कार्य करने वाला व्यक्ति ये जानता हो कि कार्य इतना आसन संकट है कि पूरी अधिक संभावना है कि वह मृत्यु कैद कर ही देगा और ऐसी शारीरिक क्षति कर ही देगा जिससे मृत्यु कैद होना संभाव्य है, तो ये हो गया हत्या का उसमें। आपराधिक मानव वध एवं हत्या के बीच यह अंतर रेक्स बनाम गोविंदा के मामले में न्यायमूर्ति मेलविन द्वारा किया गया है। इस मामले में अभियुक्त ने अपनी पत्नी को नीचे गिराकर उसकी छाती पर अपना घुटना रखकर उसको जोर से 2-3 बार घुस्से मारे जिससे खून बह निकला एवं परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। न्यायमूर्ति मेलविन ने इसे आपराधिक मानव वध का मामला माना क्योंकि अभियुक्त का अपनी पत्नी की मृत्यु कैद करने का कोई आशय नहीं था। ठीक है, पत्नी को कारित चोटें ऐसी नहीं थी जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कैद करने के लिए पर्याप्त हो, मृत्यु हो जाना अधिक संभाव्य था। ठीक है, इसमें बोला गया है एक पति के द्वारा, एक अभियुक्त के द्वारा अपनी पत्नी को नीचे गिराकर उसकी छाती पर अपना घुटना रख दिया, मतलब अपना घुटना रख दिया और ठीक है, और उसको जोर से 2-3 घुस्से मारे अपनी पत्नी को। ठीक है, जिससे उसका खून निकल गया। ठीक है, उसके मुंह में से खून आने लग गया, नाक में से खून आने लग गया, मान लेते हैं, और परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है, हो गई उसकी मृत्यु। तो जो है ना, उस व्यक्ति को आपराधिक मानव वध का दोषी नहीं पाया गया, आपराधिक मानव वध हत्या का दोषी नहीं माना गया, उसको आपराधिक मानव वध का दोषी पाया गया। क्यों? क्योंकि जो न्यायमूर्ति थे वहाँ पे मेलविन, उन्होंने बोला कि जो अभियुक्त था उसने अपनी पत्नी के साथ जो कार्य किया था, जो मृत्यु कार्य करने का कराया था, उसके मन में ऐसी कोई इंटेंशन, ऐसी भावना नहीं थी उसको मारने की। ठीक है, उसने गुस्से आवेश में किया था। पहली बात तो उसके मन में भावना नहीं थी उसको मारने की। दूसरी बात क्या होती है, जो उसने पत्नी को जो चोटें कार्य करी ना, जो उसको घाव दिए, वो प्रकृति मामूली अनुक्रम में पर्याप्त नहीं थे किसी की हत्या करने के लिए।
और ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि जो वो छोटे कार्य कर रहा है उससे उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर न्यायमूर्ति साहब ने उनको आपराधिक मानववध का दोषी पाया। साक्ष्य: कोई मामला आपराधिक मानववध की परिधि में आता है या नहीं, यह साक्ष्य के आधार पर भी निश्चित किया जा सकता है। रिछपाल मीणा बनाम घासी के मामले में बोला गया है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषित किया जा सकता है। दरगाराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। तो दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बना के दे सकूं। तो प्लीज़ बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी यूनिट के बाकी क्वेश्चंस के साथ। तो बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।